अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टाइम जब क्लास में फ़िल्टर डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था तो लो पास फ़िल्टर्स और हाई पास फ़िल्टर्स इनको देखा था कि किस तरह से पोल्स और ज़ीरोज़ की प्लेसमेंट इनको अफ़ेक्ट करती है। अब हम देखेंगे बैंड पास फ़िल्टर को। एक एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने क्लास में शुरू की थी और हम लोगों ने क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि बैंड पास फ़िल्टर्स जिसमें हम एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के अराउंड सिग्नल को इन्हेंस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ज़ीरो से लेकर पाई तक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मैग्नीट्यूड प्लॉट करती हूँ, तो बैंड पास मेरे पास यूजुअली कुछ इस तरह का होता है। एक ख़ास फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट होती है जो कि सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होती है जिसको इन्हेंस करना होता है, और बाकी की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो यूजुअली फिर एम्पलीट्यूड उनका रिड्यूस्ड होता है। अच्छा, अब ये फ्रीक्वेंसी जो हमने इन्हेंस करनी होती है उसको यूजुअली हम पोल्स के थ्रू इन्हेंस करते हैं। पोल की प्लेसमेंट हम ऐसे करते हैं कि उनका एंगल जैसे ये थोड़ा पाई बाय 2 के करीब है तो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ कि पोल की जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरह से होगी कि वो जो रियल एक्सिस के साथ एंगल बनाए वो ये वाला एंगल हो जिस फ्रीक्वेंसी को हमने इन्हेंस करना है। और वो कितना इन्हेंस करेगी, कितना मतलब ये मैग्नीट्यूड ऊपर तक जाएगा, वो डिटरमिन करेगा कि आर कितना है, ठीक है। ये वाला जो मैग्नीट्यूड है जितना R1 के करीब होगा उतनी ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इन्हेंस होगी। अच्छा, और एंड ऑफ कोर्स नॉर्मलाइज करने के लिए हम फिर गेन जो है वो रखते हैं। अच्छा, तो ओके, अब हम लोगों को जो प्रॉब्लम यहाँ पे गिवन है उसके मुताबिक हम लोगों ने एक टू पोल फिल्टर डिज़ाइन करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो पोल्स होंगे और क्वेश्चन ये जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट इसके मुताबिक जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है जिसको एनहेंस करना है दैट शुड बी पाई बाय 2। तो हमारा जो एक पोल है इट शुड बी एट ई रेज़ टू पावर माइनस जे पाई बाय 2। यहाँ में मैं प्लस भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगी तो मैं अगले पोल के साथ माइनस लिखूँगी, ठीक है। तो ये दो पोल्स हमारे होंगे और डिज़ाइन का वर्ड जो इस्तेमाल होता है वो होता है इसलिए कि अच्छा इनकी एग्जैक्टली लोकेशन क्या हो, फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि क्या होनी चाहिए। अच्छा, और इसी तरह से ज़ीरोज़ जो हैं वो हमें कहाँ रखने हैं वो डिपेंड करेगा कि हम लोगों ने कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ को नल आउट करना है। ये भी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ज़ीरोज़ इन इट्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एट ओमेगा इज़ इक्वल टू 0। ओमेगा इज़ इक्वल टू 0 का मतलब है कि वो एंगल 0 बनाए रियल एक्सिस के साथ जो एक 0 है, और एट ओमेगा इज़ इक्वल टू पाई पे हमें 0 मिले, इसका मतलब है कि ओमेगा इज़ इक्वल टू पाई का जो एंगल है वहाँ पर हमें एक 0 रखना है। तो ये जो दोनों ज़ीरोज़ हैं, एक ये यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, ठीक है? क्योंकि ये वाला जो 0 है ये रियल एक्सिस के साथ ये इसका ये वाला होगा, ठीक है? ये जो वेक्टर है इसका, ये रियल एक्सिस के साथ 0 बना रहा है एंगल, और इस 0 के लिए ये वाला वेक्टर हम बनाएँगे तो अगर हम ये देखें तो ये पाई का एंगल बना रहा है। तो इन दोनों की जो प्लेसमेंट है या पोज़ीशन है इस वक़्त ये उस कैरेक्टरिस्टिक को फुलफ़िल करेगी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो एक हमारा 0 होगा एट जी इज़ इक्वल टू -1, और एक हमारा 0 होगा एट जी इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जो है पोल्स और ज़ीरोज़ की कुछ सिचुएशन आ गई। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए। देयर मस्ट बी जी, ठीक है। जी उस कंडीशन को फुलफिल करेगा, ये जो बिल्कुल आखिरी कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ 1/√2 एट ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई बाय 9, वो जी के थ्रू हम फुलफिल कर सकेंगे। अच्छा जी, दो जीरो से पहले मैं जरा जनरल इक्वेशन लिख लेती हूँ। जनरल इक्वेशन इसी कुछ इस तरह से होगी, इसको इट शुड नॉट बी जी क्योंकि हम नेगेटिव पावर्स में इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अच्छा जी, इट मस्ट बी 1 माइनस z1 इंटू जी इनवर्स और 1 माइनस z2 इंटू जी इनवर्स और 1 माइनस p1 जी इनवर्स 1 माइनस p2
इनवर्स। ये मेरे पास इसकी जनरल इक्वेशन आ गई, ठीक है। और अब अगर हम वैल्यूज प्लग इन करें तो जी और 1 माइनस 1 जी इनवर्स 1 माइनस माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस जी इनवर्स, ठीक है। ये 1 हम लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। 1 माइनस आर ई रेज़ टू पावर जे पाई बाय 2 जी इनवर्स 1 माइनस आर ई रेज़ टू पावर माइनस जे पाई बाय 2 जी इनवर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन के बाद हम थोड़ा सा और आगे चल सकते हैं और हम ये जो हमारा है ना न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस जी रेज़ टू पावर माइनस 2, ठीक है। और इसको आप प्लीज़ आपस में मल्टीप्लाई करना। यू मस्ट गेट 1 माइनस आई गेस आर स्क्वायर जी रेज़ टू पावर माइनस 2। प्लीज़ डू चेक। हमारे पास 1 माइनस आर स्क्वायर, हाँ जी ये आपके पास आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ओके, अब ये हमारे पास हो गया एक जनरल फंक्शन, मतलब जनरल तो नहीं, जनरल तो हमारे पास ये वाला था, ये हमारे पास जनरल फंक्शन था। और ये अब मतलब पोल्स और जीरोस की वैल्यूज डाल के ये पर्टिकुलर फंक्शन आ चुका है, जिसमें अब हम अगर देखें तो दो अननोन्स हैं जी और आर, बट वी हैव सर्टेन फ्रीक्वेंसीज जिसके ऊपर हमें पता है कि हमारा फंक्शन का रिस्पॉन्स या बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो अब हम उन फ्रीक्वेंसीज को प्लग इन करके मज़ीद आगे चलेंगे ताकि आर और जी की वैल्यूज़ फाइंड आउट की जा सके। मसलन हमें पता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ई रेज़ टू पावर जे 4 पाई बाय 9, ठीक है। इसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड है इट शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, और ये हम डिटरमिन करेंगे जी स्क्वायर माइनस, अच्छा अब मेरा ख्याल है कि ये जो है ना मैं यहाँ पे डायरेक्टली चूँकि एच ओमेगा लिखा है ना, तो मैं मुझे इसने भी जी की जगह ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा प्लग इन करके लिखना चाहिए। जी 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 जे ओमेगा, ठीक है। 1 माइनस आर स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस 2 जे ओमेगा। इसी के मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास ये एच ऑफ जी था या सिस्टम फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन, और मैंने इसको देके डायरेक्टली एच ओमेगा की जो है ना लिख कर उसमें प्लग इन कर दी है वैल्यूज़। अच्छा, अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कैसे उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है। रियल अगेन जैसे मैंने क्लास में शायद डिस्कस भी किया था कि रियल पार्ट्स हम इकट्ठे कर लेंगे और इमेजिनरी इकट्ठे कर लेंगे। मैं रियल वाले ये जो है ना न्यूमरेटर, इसमें इधर थोड़ा सा खोल के लिख देती हूँ, डिनोमिनेटर में आई डायरेक्टली राइट आंसर, और फिर आप देखना कि आपका उससे मैच करता है कि नहीं। वैसे न्यूमरेटर जो है मेरे पास वो कुछ आएगा इस तरह से 1 माइनस cos 2 ओमेगा प्लस जे साइन 2 ओमेगा, और जो मेरे पास डिनोमिनेटर है इसमें आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर cos 2 ओमेगा माइनस जे साइन 2 ओमेगा। और न्यूमरेटर में हम जब इकट्ठा करेंगे रियल पार्ट्स को तो 1 प्लस इसमें 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा का स्क्वायर, वो थोड़ा सा डालिएगा, ठीक है, प्लस साइन 2 ओमेगा का स्क्वायर अंडर रूट अपॉन, अच्छा ये जो जी है इसको हमने बाहर इसलिए लिखे क्योंकि इसका जब हम मॉड लेंगे तो वो इट विल रिमेन जी, और डिनोमिनेटर में इसमें नहीं, आपने इसमें क्या है? इसमें वो नहीं पड़ा हुआ था। अच्छा ओके, बस ठीक है। 1 माइनस आर स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर साइन 2 ओमेगा, आधा कर दिया। आधे से कम। अच्छा लेट मी सी कि ये ठीक है या नहीं। अच्छा अच्छा, आगे हम लोगों ने ये करना है कि अब इसका अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लें ना, अगर आगे हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर लें तो एक तो हमारे पास यहाँ से अंडर रूट्स हट जाएंगे, ठीक है, और ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका स्क्वायर अगर हम लें तो इट विल बिकम 1/2 या 0.5, ठीक है। और उससे अगला काम आप लोगों ने ये करना है कि ये जो है ना, पहले मैं लिख देती हूँ। स्क्वायर लेने की वजह से हुआ ये है कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो कुछ इस तरह से बन गया है, कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा माइनस 2 कॉस 2 ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर 2 ओमेगा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस आर इज टू पावर 4 कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा प्लस आर इज टू पावर 4 साइन स्क्वायर 2 ओमेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे यूँ कर सकते हो, अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ तो ये टर्म और ये टर्म कंबाइन होकर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमें कहता है कि ये टर्म और ये टर्म जब मतलब एडअप होंगी तो 1 बन जाएगा। इसी तरह से ये टर्म भी कंबाइन होकर 1 दे देगी हमें। तो हमारे पास जो आएगा यहाँ पर 1 + 1 माइनस 2 कॉस 2 ओमेगा, और इसी तरह से 1 प्लस R4, मतलब R⁴ जो है वो आपने कॉमन ले लिया दोनों टर्म से, बाकी जो दोनों टर्म्स एडअप होके उन्होंने 1 दे दिया, माइनस 2R² कॉस 2 ओमेगा। अच्छा, अब ये वाली जो इक्वेशन आई है इसमें आप लोगों ने अब करना ये है कि ओमेगा की वैल्यूज डालनी है, ठीक है। अच्छा, और जब आप ओमेगा की वैल्यूज डालोगे तो आपके पास ये जो ना ओवरऑल ये इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी। लेट मी सी, मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है या नहीं। अच्छा, इसकी जो है ना फाइनल फॉर्म वो मेरे पास नहीं है। बहरहाल ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे 4π/9 जिसके ऊपर हम इसको एवेल्यूएट कर रहे हैं, एंड देन वी विल गेट सम न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। मतलब 0.5 = g, और आपके पास ऊपर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। लेट मी राइट न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो नीचे आपके पास है ना 1 प्लस R⁴ माइनस R², और यहाँ पे भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वो मेरे पास अभी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ इवेंचुअली आप इसको अपनी किताब से भी वेरीफाई कर सकोगे। अच्छा, और दूसरा काम फिर हम लोगों ने ये करना है, बिकॉज वी नो कि ये जो सिस्टम रिस्पॉन्स है हमारा ये ओमेगा = 0 या ओमेगा = π के ऊपर कैसा होना चाहिए। तो हम दूसरा काम ये करेंगे कि हम उसके ऊपर एवेल्यूएट कर सकते हैं, या फिर एक और ऐसा नहीं, उसके ऊपर एवेल्यूएट करना मुश्किल है। उसके ऊपर एवेल्यूएट करना इसलिए मुश्किल है कि अगर मैं e⁻0 रखती हूँ या फिर मैं e⁻π रखती हूँ तो ये दोनों चूँकि 0 के बराबर है तो हम इससे हम आगे नहीं जा सकते। वी डू हैव अनदर इक्वेशन जिससे प्रोसीड हो सकता है, वो ये है कि हम e⁻j π/2 रख लें, क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास अगेन इसके ऊपर भी मैग्नीट्यूड है विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन है वो अगेन हम जनरल इक्वेशन जो है ना उसको इस्तेमाल करेंगे। वो जनरल इक्वेशन थी हमारे पास 1 माइनस e⁻−2j ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस R², जी भी यहाँ पे होना चाहिए, 1 माइनस R² -2j ओमेगा, और 1 = g
तो ये जो है यहाँ प्लग इन करेंगे ना 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 जे पाई बाय 2 1 माइनस आर स्क्वायर, ये आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और इसको अगर आप थोड़ा सा और आगे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, अच्छा यहाँ पे आपको जो है ना स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ई रेज़ टू पावर जे पाई रह जाएगा। तो ई रेज़ टू पावर जे पाई मतलब कॉस पाई साइन पाई इधर इट इज़ इक्वल टू 0 और इट इज़ इक्वल टू माइनस 1 आई गेस। आपके पास जो इक्वेशन लेफ्ट ओवर होगी ना वो होगी जी इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, अब इसके बाद करना ये होगा कि अब आपके पास ये ना दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। एक ये वाली इक्वेशन है हमारे पास और एक हमारे पास इक्वेशन ये वाली है, ठीक है। इसमें भी दो अननोन्स है, मतलब एक जी और एक आर, और यहाँ पे भी हमारे पास दो अननोन्स है जी और आर। तो फिर आप इस जी को इधर प्लग इन करोगे इस वाली इक्वेशन में एंड देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ आर। अच्छा, अब चूंकि ये अगर आप नोट करो ना तो आपके पास जो ये वाली इक्वेशन है ना, मतलब आप इस इक्वेशन से जी ये जी जो जी का एक्सप्रेशन है ये आप बेसिकली यहाँ पे डालोगे और आप यहाँ पे देख सकते हो कि r की पावर 4 है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से आई गेस कि सॉल्व नहीं हो सकता, इसको आपको मैटलैब के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको r की 4 वैल्यूज़ मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो 4 है। अच्छा, इस वाली सिचुएशन में हमेशा ये होगा कि जो दो इसकी वैल्यूज़ होंगी ना वो होंगी इमेजनरी। मिसाल के तौर पे मैं इसको लिख देती हूँ 1.5, बल्कि लेट्स प्रोसीड विद दिस थिंग 1.5 जे और एक आपके पास आर आएगा। मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, उसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है, बल्कि डेफिनेटली कुछ और होगी, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। तो अगर आप ये देखो तो ये प्योर इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को निगलेक्ट कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि आर इज़ अ मैग्नीट्यूड, तो इट कैन नॉट बी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ठीक है। फिर इसी तरह से आर की एक और वैल्यू आपके पास आएगी माइनस 0.7 आई गेस, 0.7 का अंडर रूट आता है, ठीक है। और जो दूसरी चौथी वैल्यू आएगी वो 0.7 का अंडर रूट आएगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि r के नॉट बी नेगेटिव, r इज अ मैग्नीट्यूड। तो अगर आप देखो तो चार वैल्यूज जो आपके पास r की आएंगी ना उनमें से हमेशा एक ही वैल्यू एक्सेप्टेबल होती है। मतलब इस तरह का हम जब सवाल जब भी सॉल्व करेंगे तो हमेशा इट विल बी वेरी इजी टू डिसाइड कि r की कौन सी वैल्यू हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। अच्छा, ओके, ये सवाल हमारा हो गया बैंड पास फिल्टर डिज़ाइनिंग का। तो और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने पोल्स और ज़ीरोज़ की पोजीशंस के साथ थोड़ा देख लिया कि फ़िल्टर्स कैसे डिज़ाइन होते हैं। कम से कम 4 बेसिक फ़िल्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए। तो अब और फ़िल्टर्स जो कि पोल और ज़ीरोज़ की पोजीशंस के साथ डिसाइड होते हैं, थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। मसलन डिजिटल रेजोनेटर। डिजिटल रेजोनेटर जो है ना इट इज़ लाइक अ बैंड पास फ़िल्टर, ठीक है। आपको उसकी डेफिनेशन से भी नज़र आ रहा होगा कि इट इज़ अ टू पोल बैंड पास फ़िल्टर विद अ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स लोकेटेड नियर द यूनिट सर्कल। मतलब यूनिट सर्कल जो है ये वाला उसके हम पास पास रखते हैं। अगर आप मतलब इस पोल को देखो तो r इज मच ग्रेटर देन 0.5, इट मस्ट बी लेसर देन 1 बट इट इज़ ग्रेटर देन 0.5 सो दैट इसकी जो पोजीशन है वो ज़रा यूनिट सर्कल के करीब हो। हम इसको एक ऐसे एंगल पे प्लेस करते हैं जिस फ्रीक्वेंसी को हम इन्हेंस करना चाह रहे हैं। अच्छा, ओके। और द नेम रेजोनेटर रेफर्स टू द फैक्ट कि जो उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है इट वुड बी हाई इन द विसिनिटी ऑफ द पोल लोकेशन, या जिस एंगल के ऊपर पोल रखा गया है उस फ्रीक्वेंसी को इन्हेंस करेगा। ये एक डिजिटल रेजोनेटर का पोल ज़ीरो प्लॉट है और ये एक डिजिटल रेजोनेटर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को अगर हम देखें तो उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट है, ठीक है। एंड फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डिजिटल रेजोनेटर की क्या ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा आपके जहन में, तो वी कैन सी कि इसकी जो मेनली जो डिज़ाइनिंग है वो पोल्स के हिसाब से की गई है। तो इट मस्ट हैव टू पोल्स इन द सिस्टम। तो इसका मतलब ये कि इसका जो सिंपलेस्ट पॉसिबल ट्रांसफर फंक्शन है वो उसका जनरल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होगा। और सिंस P1 and P2 are equal
टू आर ई टू पावर प्लस माइनस जे पाई बाई टू, ये भी हम अच्छा नहीं नॉट पाई बाई टू, पाई बाई टू तो हम लोगों ने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या एंगल कर दिया ना ओमेगा नॉट, ठीक है। P1 होगा आर एस पर जे ओमेगा नॉट और P2 होगा आर आर ई रेस्ट पर माइनस जे ओमेगा नॉट, ठीक है। तो दोनों पोल्स हमेशा इस पोजीशन पे होंगे। आर डिटरमिन करेगा कि मतलब सिस्टम का डिज़ाइन के थ्रू हम आर को डिटरमिन करेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और ओमेगा नॉट जो है वो वाला एंगल होगा जिस फ्रिक्वेंसी को हम इनहेंस करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब P1 और P2 की ये वाली दोनों वैल्यूज रख के अगर आप मजीद सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलना चाहिए जो नीचे नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर आप नोट करो तो इस सिस्टम में पोल्स कितने हैं। अब यू मस्ट पॉज दिस वीडियो हियर एंड थिंक फॉर अ व्हाइल कि बी नॉट लिखा हुआ न्यूमरेटर के ऊपर सिस्टम में कितने जीरोज हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि सिस्टम में इस वक्त दो ट्रिवियल जीरोस हैं। अच्छा, दो तो होंगे क्योंकि पोल्स दो हैं तो जीरोस भी दो होने चाहिए, लेकिन वो दोनों ट्रिवियल होंगे और जी इज इक्वल टू जीरो पे होंगे। अगर आप थोड़ा सा इस वाली फिगर को गौर से देखो तो यहाँ पे मतलब जीरोस हमें नज़र भी आ रहे हैं। इसके ऊपर है टू भी होना चाहिए टू शो कि दे आर द जीरोस आर टू इन नंबर। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बैंडविड्थ है ना, मतलब वो थोड़ी सी उसको हम थोड़ा बेहतर कंट्रोल कर सकें। मसलन ये जो एच ओमेगा बना हुआ है हमारे पास, एच मतलब मैग्नीट्यूड रिस्पांस, उसकी हमें दो शक्लें नज़र आ रही हैं विद डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आर। अब देखो आर की वैल्यू मिसाल के तौर पे 0.8 है, इट इज़ नॉट वेरी क्लोज टू यूनिट सर्कल, तो फिर हमारे पास रिस्पांस इस तरह का बनेगा। और अगर आर की वैल्यू 0.95 है यानी कि मच क्लोजर टू यूनिट सर्कल, तो फिर ये बहुत शार्प किस्म का बनता है। अच्छा, अब ये ऐसा क्यों हुआ है कि आर की पोजीशन चेंज करने से क्यों बैंडविड्थ पे फ़र्क पड़ता है, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। वो मैंने हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी ना वेक्टर सबट्रैक्शन से, इसका जवाब हमें उसी से मिलेगा। मसलन मेरे पास अगर पोल यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका अपना वेक्टर इस तरह से बनेगा और लेट सपोज के जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी अभी मतलब ओमेगा नॉट से थोड़ी सी कम है, तो मेरे पास जो डिफरेंस वेक्टर है वो यूं बनेगा और इसकी हमें कुछ सिग्निफिकेंट लेंथ नज़र आ रही है, ठीक है। और डिफरेंस वेक्टर इस तरह का हो जाएगा जब मेरे पास इनपुट फ्रिक्वेंसी बिल्कुल बराबर हो जाएगी ओमेगा नॉट के, और इस तरह का मेरे पास बनेगा जबकि इनपुट फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ओमेगा नॉट से। तो यू कैन सी के देयर इज अ सिग्निफिकेंट लेंथ इन्वॉल्व्ड। तो ये ज़ाहिर है कि जब अपीयर होगी डिनोमिनेटर में ये वाली लेंथ अपीयर होगी तो कोई मतलब एक हमें ये इतनी छोटी वैल्यू नहीं है ये कि हमें ये बिल्कुल ही बहुत इन्हेंस करके दे दे। अच्छा, लेकिन अगर इंस्टेड लेट मी मेक अ बिग सर्कल ताकि अगर मैं इसको बहुत करीब रख दूं, ठीक है, और मेरे पास ये वेक्टर है इसका और ये वेक्टर है मेरे पास इनपुट का, तो आप नोट कर सकते हो कि अभी डिनोमिनेटर में अपीयर होने वाली टर्म हंसी छोटी है, ठीक है। और यहाँ पर तो यार ये बिल्कुल ही बहुत छोटी टर्म हो रही है, लेकिन उसके इर्द गिर्द भी ये वेक्टर बहुत ज़्यादा छोटा रहता है। तो अब होता क्या है कि ये फिर जब अपीयर होता है डिनोमिनेटर में तो यहाँ से ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। ओके, तो इस तरह से हम आर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं सिस्टम की बैंडविड्थ को। अगर बैंडविड्थ हम रिड्यूस्ड करना चाह रहे हैं या थोड़ी सी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब एक और छोटी सी चीज़ कि हम लोगों ने जो बिल्कुल जनरल या सिंपलेस्ट पॉसिबल डिजिटल रेजोनेटर देखा उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया या ये नोट किया था कि ज़ीरोज़ के बगैर भी हम इसको बना सकते हैं। और ये जो वेरिएशन नंबर 1 है ना, ये वो वाली वेरिएशन है या वो वाला ट्रांसफर फंक्शन है जो हम लोगों ने देखा था कि जिसमें 2 पोल्स हैं, 2 पोल्स तो खैर होंगे और लेकिन इसमें ज़ीरोज़ नहीं है। तो हमारे पास उस वक़्त सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन इस तरह से बनता है
और अगर हम इसका गेन कंप्यूट करना चाहें फॉर अ नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, यानी कि एच ओमेगा जो है, अगर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर इफ़ वी वांट दैट ट्रांसफर फंक्शन टू बी इक्वल टू 1, तो क्या होना चाहिए हमारा गेन या बी नॉट, तो वो कंप्यूट होकर इस तरह से आएगा। प्लीज़ आप इसे कंप्यूट करके देखो, यू मस्ट गेट दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा कि हम अच्छा ज़ीरोस इंक्लूड तो कर सकते हैं, बिकॉज़ अगर हम इस रिस्पॉन्स को देखें तो ये जो हायर फ्रीक्वेंसीज़ हैं या इवन लोअर जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उनको भी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर रहा। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी को हम पास आउट करना चाह रहे हैं वो तो अच्छे तरीके से पास हो रही है, लेकिन उसके इर्द-गिर्द की और बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ भी आउटपुट पे सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड के साथ अपीयर हो रही हैं। तो व्हाट डू वी डू कि हम एक ज़ीरो जो है वो फिर रख देते हैं ज़ी इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर, और ज़ी इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर ज़ीरो रखने से हमारा डीसी कंपोनेंट बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। इसी तरह से लोअर फ्रीक्वेंसी भी स्नब हो जाती हैं। और अगर हम एक ज़ीरो रख दें ज़ी इज़ इक्वल टू -1 के ऊपर, तो हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज़ हैं, यानी कि अम, ओमेगा इज़ इक्वल टू पाई, वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाती है। अच्छा, और अब हम इस तरह के ट्रांसफर फंक्शन के लिए अगर एक नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लेना चाहें, तो हमारा जो गेन है वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। अच्छा, अब इस गेन में या फिर इसे पुराने वाले गेन में थोड़ा-सा मसला ये है कि ये जो गेन है ये डिपेंड कर रहा है ओमेगा नॉट के ऊपर। अगर हमें ओमेगा नॉट हमने सिस्टम का चेंज करना हो, तो हमें गेन को भी रिडिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इफ़ वी वांट अ सिंपल गेन, बिकॉज़ वी वांट टू गो फॉर अ सिंपल सिस्टम का मतलब ये है कि अगर हमने इसके पोल्स की पोज़ीशन चेंज कर दी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पोल्स की पोज़ीशन चेंज करके अ, सिस्टम को एक नई फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं विद प्रीवियस गेन, ठीक है? गेन को हम नहीं चेंज करना चाह रहे, तो व्हाट कैन वी डू कि हम इंस्टेड ज़ीरोस को रख लेते हैं प्लस माइनस अंडर रूट आर के ऊपर, ठीक है? यानी कि अब ज़ीरोस एग्ज़ैक्टली 1 और -1 पे नहीं है, वो समवेयर हियर अंडर रूट आर एंड माइनस अंडर रूट आर, ठीक है? अब उसकी वजह से होता क्या है कि अगर आप देखो तो अभी भी ज़ीरो के खासा करीब है, क्योंकि ज़ीरोस एग्ज़ैक्टली 1 या -1 पे नहीं है, लेकिन 1 या -1 के काफ़ी करीब है। तो उससे हुआ यूँ कि अभी भी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं भी हो रहे, तो काफ़ी हद तक एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाता है डीसी के ऊपर भी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी, लेकिन सिस्टम जो डिज़ाइन होके हमें मिला है ना, मतलब उसका गेन वो खासा ज़्यादा आसान हो गया और अब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं रहा। तो ये 3 पॉसिबल वेरिएशंस हैं हमारे पास डिजिटल रेज़ोनेटर की, और हर किसी की अपनी सिग्निफिकेंस है। अच्छा, ओके। एक और फ़िल्टर जो कि डिजिटल रेज़ोनेटर से हमें मतलब हम इंस्पायर होके बनाते हैं कि अच्छा ठीक है, हम लोगों ने पहले तो ये पढ़ा कि अगर हम लोगों ने कोई किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एनहांस करना हो तो ठीक है, हम पोल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने किसी फ्रीक्वेंसी को कंप्लीटली एलिमिनेट करना हो, तो वो हम किस तरह से करते हैं? अच्छा, इस डायग्राम में मुझे एक मसला नज़र आ रहा है आपसे बात करते-करते। ये जो पोजीशन है ना, इसके साथ क्रॉस लगा हुआ है, व्हिच इज़ शोइंग कि ये शायद पोल्स हैं, लेकिन अब फ़िलहाल आप इन इन क्रॉसेस को जो है ना ज़ूम ना करो। अभी फ़िलहाल आप इस पोल ज़ीरो प्लॉट को इसी तरह से देखो कि सिर्फ़ यहाँ पर ये 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है? इन क्रॉसेस को फ़िलहाल आपने इग्नोर करना है। अच्छा, जो मैं इससे पहले बात कर रही थी वो ये कि अगर हम लोगों ने कुछ किसी फ्रीक्वेंसी को एनहांस करना है तो वी वुड यूज़ पोल्स एट दैट एंगल। लेकिन अगर हमने किसी फ्रीक्वेंसी को एलिमिनेट करना है, तो हम लोगों ने पहले इस चीज़ को देखा है कि हम उसके लिए ज़ीरोज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो अब उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम पढ़ें कि हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, तो हम उसको किस तरह से करेंगे? लेट्स सपोज़ कि मुझे एक फ्रीक्वेंसी, मैं बाकी सब फ्रीक्वेंसीज़ आउटपुट पे आई नीड देम, या मुझे कोई मसला नहीं कि वो आउटपुट पे पी रहा हूँ, बट एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट की मुझे कंप्लीट एलिमिनेशन चाहिए कि सिस्टम जो है वो बिल्कुल वो ज़ीरो, इसको ज़ीरो आउट कर दे, और बाकी फ्रीक्वेंसी से बेशक वो रिस्पॉन्स मुझे मिले, या तो मतलब बाकी फ्रीक्वेंसीज अगर इनपुट पे अपीयर हों तो वो आउटपुट पे बेशक अपीयर हो जाएँ, बट नॉट दिस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये वजह से अगर हमें कोई नॉइज़ कंपोनेंट को रिमूव करना है, या फिर कोई ऐसा होती हैं जिस तरह
मेरे ख्याल है नहीं, ये जो 50 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी होती है जो कि सिस्टम्स के लिए बहुत डिस्टर्ब करती है सिस्टम को, तो कई दफ़ा हम उस फ्रीक्वेंसी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो ये वहाँ पर ये इसकी एप्लीकेशन है। तो हम ओमेगा नॉट के बराबर जो भी बनेगा ना एंगल, हम एग्जैक्टली उसके ऊपर ज़ीरो रख देंगे। अच्छा, आप एक चीज़ नोट करो कि अनलाइक पोल को हम 1 के ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ पे सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। 0 को हम एग्जैक्टली यूनिट सर्कल के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास जो नॉच फ़िल्टर है, एक सिंपलेस्ट पॉसिबल नॉच फ़िल्टर है जिसमें 2 ज़ीरोज़ होंगे सिर्फ। Z1 इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर j ओमेगा नॉट। अब देखो यहाँ पे r नहीं मैंने लिखा बिकॉज़ r इज़ इक्वल टू 1, और इसी तरह से Z2 इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट। Why 2 zeros? Because we don't want our time domain system टू हैव कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स, तो हमें हमेशा ज़ीरोज़ को या पोल्स भी अगर हैं तो पोल्स को कॉन्जुगेट पेयर्स में कंसिडर या अज्यूम करना चाहिए। तो मेरे पास अगर ये दोनों मतलब हैं ज़ीरोज़, तो मेरे पास जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा इट इट मस्ट हैव गेन फैक्टर, ठीक है, बी या जी। और इसी तरह से मेरे पास जो ज़ीरो आए, दो ज़ीरो आएंगे, उनको इस्तेमाल करके हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप इनमें ये ज़ीरोज़ की वैल्यू प्लग इन करो तो आपको वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका भी थोड़ा सा यही इशू है जैसे बैंडविड्थ हम लोगों ने डिस्कस किया कि बैंडविड्थ हमारे पास किस तरह से अफेक्ट होती है, अ, या मतलब ओके, मैंने ये चूँकि बनाया हुआ है ना, मेरा ख्याल है मैं इसी को इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा, ये आप अगर नोट करो ना तो मेरे पास ये जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट एलिमिनेट हो रही है ना, तो ओमेगा नॉट के इर्द-गिर्द की फ्रीक्वेंसीज़ भी यूजुअली खासी अटेन्युएट हो जाती हैं, ठीक है, व्हिच वी डोंट वांट। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ ओमेगा नॉट को एलिमिनेट करें, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पावर लाइन फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ की, उसको हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, लेकिन लेट्स सपोज़ कि 55 हर्ट्ज़ या 40 हर्ट्ज़ ये भी बहुत कम अटेन्युएशन के साथ आउटपुट पे निकलते हैं, तो ये शायद इतना एक्सेप्टेबल ना हो हमारे लिए। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी तो एलिमिनेट हो जाए, मतलब अभी क्या हो रहा है पहले हम ज़रा उसको देख लेते हैं और फिर हम चाहते हैं क्या है फिर हम उसको देख लेते हैं। अभी ये हो रहा है कि ये यूं करके फ्रीक्वेंसी बन रही है, ठीक है। तो ओमेगा नॉट के इर्द गिर्द की फ्रीक्वेंसीज भी बहुत ज़्यादा अटेन्युएट हो रही है, तो हम इंस्टेड चाहते हैं कि जो हमारा रिस्पॉन्स है ना सिस्टम का, वो कुछ इस तरह से हो। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे नोट करो तो एक फ्रीक्वेंसी कम्प्लीटली एलिमिनेट हो रही है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की फ्रीक्वेंसीज को हम चाहते हैं कि थोड़ी सी इन्हेंस होकर आउटपुट पे निकले, ठीक है। तो अच्छा, इस ये हम पोल्स के थ्रू करते हैं फ्रीक्वेंसी इन्हेंसमेंट, चूँकि हमने हमेशा पोल्स के साथ करनी होती है, तो हम क्या करेंगे कि हम अब आप जो है ना पुरानी डायग्राम वो आप देख सकते हो कि हम उन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर पोल्स रख देंगे। अब होगा क्या कि ओमेगा नॉट तो ज़ाहिर है कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने ज़ीरो यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन ओमेगा नॉट से थोड़ा सा पहले या ओमेगा नॉट के थोड़ा सा बाद अगर फ्रीक्वेंसी इनपुट पे अपीयर होगी तो ये जो पोल है ना, ये चूँकि इसका डिफरेंस वेक्टर डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा है, तो ये उन फ्रीक्वेंसीज़ को खासा ज़्यादा एनहांस करके बाहर निकालेगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को नोट करनी है कि जो मैंने सिस्टम इससे पहले ही बताया था, ये वाला सिस्टम, इसमें कोई पोल्स नहीं थे। तो ये सिंपल एक एफआईआर फ़िल्टर था, एफआईआर नॉच फ़िल्टर, ठीक है? लेकिन ये जो हम लोगों ने बैंडविड्थ को एनहांस करने के लिए पोल्स इंट्रोड्यूस किए हैं और जो कि बिल्कुल उसी एंगल पे होंगे जहाँ पे ऑलरेडी ज़ीरोज़ पड़े हुए हैं। तो अब अगर आप नोट करो तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है ना वो मॉडिफाई होके कुछ इस तरह से हो जाएगा। 1 माइनस इट मस्ट हैज़ अ गेन is 1 minus e raised to power j omega naught z inverse और 1 minus e raised to power minus j omega naught z inverse, ये इसका न्यूमरेटर हो गया। और अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो 1 minus r, now r has to be there because we're talking about pole, we cannot place pole on unit circle, e raised to power j omega naught z inverse 1 minus r e raised to power minus j omega naught z inverse, ठीक है। एंगल वही है ओमेगा नॉट,
0 को यूनिट सर्कल के ऊपर रखा है तो उसके साथ 1 1 अपीयर हो रहा है। आर को क्योंकि हम उन फ्रीक्वेंसी को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना चाहते हैं। पोल को एक मैग्नीट्यूड आर के ऊपर रखा है बिकॉज हम उसके जो साइड की फ्रीक्वेंसीज हैं उन्हें रखना मतलब इन्हेंस करना चाह रहे हैं। वैसे ही दूसरी बात है कि पोल को यूनिट सर्कल पे रखें तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर पोल को यूनिट सर्कल पर इस सिचुएशन में रखें तो वो वैसे भी जीरो को बिल्कुल वो कर देगा, मतलब ख़त्म कर देगा, कैंसिल कर देगा। अच्छा ओके, तो अब आप नोट करो कि इस सिचुएशन में हमारे पास जो सिस्टम है या नॉच फिल्टर है दैट इज़ नाउ एन IIR फिल्टर या IIR सिस्टम। और आप इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, मतलब मेगा नॉट की कोई भी वैल्यूज यूम करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप सिस्टम की इक्वेशन भी यहाँ पे निकाल सकते हो, मतलब वाई एन एक्स ऑफ एन की फॉर्म में। अच्छा, और थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अच्छा एक मैं आपको ना आगे चलने से पहले एक एग्जांपल कर मतलब एग्जांपल में इसको डिस्कस करूँगी आपके साथ, और आई वुड लाइक कि आप उसको अपने तौर पे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करो। लेट मी सी अगर मुझे वो मिल जाए तो। अच्छा, एक हम IIR नॉच फिल्टर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं सच दैट कि हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि अच्छा, कई दफ़ा ना क्वेश्चन में लिखा होता है कि हम लोग एक फ्रिक्वेंसी एलिमिनेट करना चाह रहे हैं 20 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। अब नाउ यू कैन सी कि 20 किलो हर्ट्ज़ एक एनालॉग फ्रीक्वेंसी है। तो अब एक डिस्क्रीट सिग्नल या डिजिटल सिग्नल को इस्तेमाल करके कैसे हम इस एनालॉग फ्रीक्वेंसी को एलिमिनेट करें। अच्छा, उसका तरीका ये होता है कि या तो आपको सवाल में सैम्पलिंग रेट गिवन होता है, या अगर सैम्पलिंग रेट गिवन ना हो विच इज़ वेरी रेयर, तो फिर आप इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सैम्पलिंग रेट यू नो कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, तो फिर हम सैम्पलिंग रेट से एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन यूजुअली जब भी एक एनालॉग फ्रीक्वेंसी गिवन होती है सवाल के स्टेटमेंट में, तो सैम्पलिंग रेट भी गिवन होता है। अच्छा ओके, यहाँ पर हमें अच्छा ये जो है ना ये एक्चुअली सैम्पलिंग रेट ही है, ये सैम्पलिंग रेट हमें गिवन है, और हम जिस फ्रीक्वेंसी को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं यानी कि ओमेगा नॉट दैट इज 5 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो इसको फिर आप डिस्क्रीट डिजिटल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए विल मेक यूज ऑफ दिस सैम्पलिंग रेट, और हमारे पास आपको पता है कि जो रिलेशनशिप है वो ये वाला है, ठीक है। लेकिन ये दोनों फ्रीक्वेंसीज आप नोट करो कि प्लीज़ ये हर्ट्स में ये लीनियर फ्रीक्वेंसीज है, तो 2 पाई मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी, 2 पाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, और हमें जो इसकी है ना 3 dB बैंडविड्थ, दैट इज गिवन एज 100 हर्ट्ज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये जो फिल्टर का रिस्पॉन्स बन रहा है ना, ये समथिंग लाइक दिस, तो ये मुझे ये 100 हर्ट्ज है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे आपके कंसिडर करने वाली। नंबर वन कि आप इस 100 हर्ट्ज को एक क्या कहना चाहिए, एक तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करोगे, अगेन इस इक्वेशन को यूज़ करके। और दूसरा सवाल यहाँ पे ये है कि अच्छा सेंट्रल फ्रीक्वेंसी जो इसकी है ना, वो तो ज़ाहिर है मतलब 5 किलो हर्ट्ज़ को जब भी आप 5 किलो हर्ट्ज़ उसमें है एनालॉग फॉर्म में है, 5 किलो हर्ट्ज़ को ये वाला फार्मूला लगा के आप उसका ओमेगा नॉट निकालोगे, ठीक है। तो वो वाली वैल्यू निकल आएगी, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मतलब उससे 50 हर्ट्ज़ ये वाली वैल्यू आगे है, ये वाली वैल्यू 50 हर्ट्ज़ पीछे है। अगेन मैं जब 50 हर्ट्ज़ बोल रही हूँ तो मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बोल रही हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि आप इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करके फिर ये वाली वैल्यू निकालोगे। अच्छा, तो आपके पास ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, और हमें इसमें इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि ज़ीरो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स एट दिस 3 dB बैंडविड्थ ऑफ 100 हर्ट्ज एंड यूनिटी रिस्पॉन्स एट फ्रीक्वेंसीज। यूनिटी रिस्पॉन्स का मतलब है कि एच ओमेगा यूनिटी हो एट
frequencies equal to 0 and 10 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, तो आप प्लीज़ ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना जो हमें मतलब सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो डिज़ाइनिंग है ना सिस्टम की, उसमें दो चीज़ें बेसिकली फाइंड आउट करनी है आपने। एक तो ज़ाहिर है कि गेन सिस्टम का, और दूसरा आर। जो पोल की प्लेसमेंट है ना वो किस मैग्नीट्यूड के ऊपर होगी, और वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिटरमिन करेगा फिर कि ये वाली हमें जो बैंडविड्थ है ना वो 100 हर्ट्ज़ अचीव हो। ठीक है, और फिर हमें ये पता है अब कि किन फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर इसको 1 होना चाहिए, किन फ्रीक्वेंसीज़ के किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसको 0 होना चाहिए। तो इस इंफॉर्मेशन को ज़रा इस्तेमाल करके ना आप लोगों ने एक IIR नॉच फ़िल्टर डिज़ाइन करना है। ठीक है, प्लीज़ कंसिडर इट योर असाइनमेंट, और इसको ज़रा सॉल्व करके आप लोगों ने सबमिट कराना है। अच्छा, ओके, अब हम ये अगले फ़िल्टर की तरफ जाते हैं, विच इज़ कॉम फ़िल्टर। ठीक है, कॉम फ़िल्टर आप यूँ समझ लो कि इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ नॉच फ़िल्टर्स। यहाँ पे हम लोगों ने जब एक वक्त में एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ को एलिमिनेट करना है तो वी डू दैट विद द हेल्प ऑफ कॉम फ़िल्टर। कॉम फ़िल्टर ना उन सारी जगहों पे यूज़फुल है जहाँ पे कोई कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और उसके हार्मोनिक्स हमें डिस्टर्ब करते हो। मसलन जैसे नॉच फ़िल्टर की मैंने आपको बात बताई ना कि नॉच फ़िल्टर मिसाल के तौर पे हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों ने पावर लाइन फ्रीक्वेंसी यानी कि 50 हर्ट्ज़ एलिमिनेट करनी है। हो सकता है कि हमारी सैंपलिंग रेट हमारा बहुत ज़्यादा ना हो तो 50 हर्ट्ज़ हमें 0 से लेकर पाई तक कहीं पे भी फॉल कर रही हो। लेट्स सपोज़ कि हमारा जो भी सैंपलिंग रेट है तो 50 हर्ट्ज़ यहाँ पे कहीं पे हो और हम वो हमें डिस्टर्ब कर रही है, हम लोगों ने इसको एलिमिनेट करना है, तो हम उस सिस्टम में एक इस तरह का फ़िल्टर जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी एलिमिनेट हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर हमारे सिस्टम का सैंपलिंग रेट बहुत ज़्यादा है तो ज़ाहिर है कि 50 हर्ट्ज़ लेट्स सपोज़ कि यहाँ पे करके कहीं पे अपीयर होता है, फिर उसके हार्मोनिक्स भी अपीयर होंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज़ कि पहला 50 हर्ट्ज़ यहाँ पे आ रहा है तो उसका उसका दूसरा हार्मोनिक यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे आएगा, यानी कि 100 हर्ट्ज़, 150 हर्ट्ज़। तो अब हम बहुत सारे नॉच फ़िल्टर्स नहीं लगा सकते, तो फिर हमें कोई कॉम फ़िल्टर लगाना पड़ेगा जो कि इस फ्रीक्वेंसी को भी एलिमिनेट करे, इसको भी करे, इसको भी करे, इसको भी करे। तो आप नोट करो कि उसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से होगा, कॉम की तरह का। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड कॉम फ़िल्टर। अच्छा, अब ये जो कॉम फ़िल्टर है ना ये डिज़ाइन होता है, इट इज़ यूजुअली एन FIR सिस्टम। ठीक है, और ये इसकी इक्वेशन है आपके सामने, और इस इक्वेशन को प्लीज़ आप ज़रा ट्राई करो कि इसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप दोनों तरफ ले लो, जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करो। ठीक है, जब दोनों तरफ जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करोगे तो और थोड़ी सी इक्वेशन की को करोगे प्रोसेस, तो आपके पास एच ऑफ ज़ी आ जाएगा। एच ऑफ ज़ी मस्ट बी इक्वल टू दिस, एंड वी कैन सी कि दिस सिस्टम हैज़ m number of zeros and it has one pole। अच्छा, अब ये थोड़ा सा फेमिलियर आपको लगेगा, हम लोगों ने ये चीज़ जी ट्रांसफॉर्म बढ़ते हुए भी ये चीज़ देखी थी। ये जब m पोल्स सॉरी m ज़ीरोज़ होंगे सिस्टम के तो वो कुछ इस तरह से होंगे, ये यूनिफॉर्मली प्लेस्ड होंगे ऑन द यूनिट सर्कल। ठीक है, सिस्टम में एक ही ट्रिवियल पोल है, नॉन ट्रिवियल पोल है विच इज़ एट z इज इक्वल टू 1। तो ये वाला 0 और ये वाला जो पोल है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी m माइनस 1 ट्रिवियल पोल्स होंगे एट z इज इक्वल टू 0। अच्छा, एंड हेंस इसकी वजह से होगा क्योंकि ये मेरे पास माइनस पाई है, ये मेरे पास पाई है, तो अब 0 पे चूँकि 0 नहीं है, z इज इक्वल टू 0 के ऊपर, सॉरी z इज इक्वल टू 1 के ऊपर 0 नहीं है, या ओमेगा इज इक्वल टू 0 के ऊपर एलिमिनेशन नहीं हो रही, तो ये मुझे थोड़ा सा हाई एम्पलीट्यूड के साथ मिलेगा, और ये जहाँ जहाँ पे 0 है ना वो फ्रीक्वेंसीज एलिमिनेट होती जाएंगी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये जो है ना ये वाले सारे पॉइंट्स दीज मतलब मैंने अब डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि बस 4 इधर हैं 4 इधर हैं, लेकिन दीज मस्ट एग्जैक्टली बी m माइनस 1 इन नंबर। ठीक है, क्योंकि देयर आर m माइनस 1 ज़ीरोज़ ऑन द यूनिट सर्कल। ये जो एलिमिनेशन वाले पॉइंट्स हैं ना, जो फ्रीक्वेंसीज एलिमिनेट हो रही हैं,
ये एच ओमेगा का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है। दीज मस्ट बी m-1 इन नंबर। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और आगे भी जाके पढ़ते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अच्छा, और इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ना, वो हमें कुछ इस तरह का मिलता है। यहाँ पे ना जो 1/m और फिर ये साइन वाली दोनों टर्म्स है, ये मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है, और ये जो e की पावर में टर्म है ना, ये फेज रिस्पॉन्स है। ठीक है, अच्छा ओके। अब मसलन लेट्स सपोज कि हम एक कॉम फिल्टर बनाते हैं विद m = 10। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो FIR सिस्टम की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी इस तरह से, n would vary from 0 to 9, और इसका लेट मी सी कि इसका कोई, ठीक है, b नॉट नहीं है इसका, वो उनकी सारी वैल्यूज बराबर हैं। तो x ऑफ n माइनस k, ठीक है, ये उसका बन गया h ऑफ n, y ऑफ n सॉरी। और जब आप इस सिस्टम का h ऑफ z लिखोगे तो यू विल गेट 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस z रेज़ टू पावर माइनस 10, 1 माइनस z रेज़ टू पावर माइनस 1। तो ये उसका सिस्टम फंक्शन बनेगा। और अगर मैं इसका पोल ज़ीरो प्लॉट बनाना चाहूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे ये बनी हुई है, इसका यहाँ पे मेरे पास फिगर है जिसमें अगर आप देखो तो 9 एग्जैक्टली ज़ीरोज़ प्लेस्ड हैं। जो 10th ज़ीरो था वो 10th पोल के साथ कैंसिल आउट हो गया, बाकी 9 ट्रिवियल पोल्स हैं एट g = 0, और ये मेरे पास इसका रिस्पॉन्स बनेगा। अच्छा, अब आपको चीज़ नज़र आ रहा होगा कि ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़ीरोज़ हैं, जबकि मैंने तो ये बोला था कि यहाँ पे 9 ज़ीरोज़ होने चाहिए। अब आप अगर नोट करो तो हम इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में माइनस पाई और पाई इन दोनों में से सिर्फ एक ही पॉइंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम लेट्स सपोज माइनस पाई से शुरू करते हैं तो हमारे पास इमीडिएटली बिफोर पाई 2 पाई का पीरियड पूरा हो जाता है, तो पाई वुड बी एक्चुअली इंक्लूडेड इन नेक्स्ट रेंज। ठीक है, तो हम जब ये वाली रेंज कंसिडर कर रहे हैं ना, तो हमारे पास एक्चुअली पाई या माइनस पाई में से एक ही पॉइंट कंसिडर होगा। तो इस लिहाज से अगर आप नोट करो तो फिर आपके पास टोटल 9 डिप्स ही आएंगी, अगर हम माइनस पाई से शुरू करके पाई से थोड़ा सा पहले तक जाके ख़त्म कर लेते हैं तो आपके टोटल 9 डिप्स आएंगी, जो कि ये 9 ज़ीरोज़ भी शो कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से एक हमारे पास होता है कॉम रिवर्बरेटर। कॉम रिवर्बरेटर का मतलब ये है कि अब हम अगेन जैसे हम लोगों ने कुछ m नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ को एलिमिनेट करना था, तो लेट्स सपोज़ अगर हम m नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ को एनहांस करना चाह रहे हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स बनता है ना, वो कुछ यूँ करके बनता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज़ हम लेट्स सपोज़ कि एनहांस करना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। तो ये फोर्स हम पोल्स के थ्रू करेंगे। पोल्स अगर हम करेंगे तो हमारे पास इसका जो ये एक IR सिस्टम होगा, उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है जैसे आपके सामने लिखी हुई है। दिस सिस्टम, और इसका फिर आप h of z भी निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस सिस्टम हैज़ d पोल्स एक्चुअली। ठीक है, तो d जो कि सिचुएटेड हैं इस जगह पे। अब क्योंकि a रेज़्ड टू पावर 1 माइनस d का मतलब ये है कि इट शुड हैव सम मैग्नीट्यूड व्हिच इज़ नॉन यूनिटी। तो ये आपके पास आ जाएंगे पोल्स। अच्छा, अब इन पोल्स की वजह से एक और बात जो हमें समझ आनी चाहिए वो ये है कि देयर इज़ नो सच ज़ीरो टू कैंसल आउट दीज पोल्स। तो हमारे पास 5 ट्रिवियल ज़ीरोज़ आ जाएंगे एट z = 0। तो पोल्स इसमें मतलब इक्वल एंगल के ऊपर सिचुएटेड होंगे अराउंड यूनिट सर्कल। तो ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिसमें a की वैल्यू 0.7 है और d की वैल्यू 5 है, यानी कि 5 पोल्स हैं, और ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स। अच्छा, ओके, अब हम एक और सिस्टम पढ़ते हैं, एक और फ़िल्टर पढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर आप नोट करो कि अभी तक हम लोगों ने जो भी फ़िल्टर्स पढ़े थे ना, पोल्स और ज़ीरोज़ की प्लेसमेंट से, वो हम लोगों ने उनके साथ-साथ हम लोगों ने मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ज़रूर देखे। दिस अगेन इज़ अ मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, क्योंकि हम कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ को एलिमिनेट करना है, कि कौन सी फ्रीक्वेंसी को एनहांस करना है, अच्छा कितनी फ्रीक्वेंसीज़ को एलिमिनेट करना है, कितनी को एनहांस करना है, थोड़ा-सा हमारी जो डिस्कशन है ना अभी तक वो उन फ़िल्टर्स के लिहाज से चल रही थी।
अच्छा, हम लोगों ने अभी तक फेज़ प्लॉट को इतनी लिफ्ट नहीं कराई। तो ये जो ऑल पास फ़िल्टर है ना, ये बेसिकली फेज़ प्लॉट के लिए होता है। अब फेज़ का जो प्लॉट है वो क्यों ज़रूरी है? फेज़ प्लॉट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ ग्रुप डिले पढ़ी होगी या उसका नाम सुना होगा। ग्रुप डिले का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारे जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं ना, एक एक पर्टिकुलर इनपुट सिग्नल में, वो सारे के सारे एक ही टाइम एक जितना टाइम डिले से एक्सपीरियंस करें और फिर वो आउटपुट पे अपीयर हो। अगर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट थोड़ा आउटपुट पे जल्दी अपीयर हो जाता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आउटपुट पे थोड़ा देर से अपीयर होता है, ऐसे सिस्टम का ग्रुप डिले ज़्यादा होता है। और ऐसा सिस्टम जो कि मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को मुख्तलिफ टाइम मतलब मुख्तलिफ टाइम दे हर किसी को और आउटपुट पे मुख्तलिफ टाइमों पे पाए निकाले, तो ऐसा सिस्टम बेसिकली नॉन लीनियर होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि उसका फेज रिस्पॉन्स नॉन लीनियर होता है। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा ना आपको ऐसे समझाना चाहूँगी कि लेट्स सपोज आपका कोई सिस्टम है जिसमें मतलब इनपुट में डिफरेंट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। लेट मी राइट एक्स ओमेगा 1 पी एक्स ओमेगा 1 एन एक्स ओमेगा 2 एन एन एक्स ओमेगा 3 एन। ठीक है, आप इनको इनपुट पे देते हो फिर और लेट्स सपोज कि ये सेम टाइम इनको लगता है आउटपुट पे अपीयर होने में। ठीक है, मसलन इस तरह से ओमेगा 2 एन माइनस ओमेगा नॉट ओमेगा 3 एन माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जो है ना, अगर वो एक ही जितना टाइम ले रहा है और तो इसका मतलब ये है कि उसका वो एक उसका फेज रिस्पॉन्स यकीनन लीनियर होगा। क्योंकि अगर आप नोट करो ना, तो हमारे पास जो सिस्टम का इक्वेशन होती है, मैं ज़रा थोड़ा सा मुझे कोसाइन के लिहाज से बस समझाना थोड़ा सा आसान है। ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एन मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पास इक्वेशन होती है ना, तो एक्स ऑफ एन की, तो यहाँ पे अगर मैं ओमेगा कॉमन लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा अच्छा ये जो है ना, दिस शुड नॉट बी लाइक दिस। ये टाइम डोमेन मैंने कह तो दिया है, लेकिन ये टाइम डोमेन इस तरह से मतलब टाइम डिले बनेगा नहीं इस तरह से। टाइम डिले ये तब बनेगा अगर मैं सिर्फ टाइम में डिले दूँ। और इसने भी मुझे इसको ना ऐसे ही करना चाहिए। मैंने ना मतलब पूरे ओमेगा एन में डिले कर दिया, विच इज़ इनकरेक्ट। मैं क्योंकि यहाँ पे टाइम डिले की बात कर रही हूँ, तो मुझे सिर्फ टाइम का डिले कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, ओके। और अगर हम अब इस इक्वेशन को जैसे खोल के लिखें, अच्छा एन नॉट अगेन, एन नॉट इज टाइम डिले। अच्छा, अब अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूं तो आई शुड राइट ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन नॉट। अच्छा, ये अगर हम अपनी जनरल एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करें तो आई नो कि ओमेगा एन नॉट इज बेसिकली फेज डिले। ठीक है, एन नॉट के जो यूनिट्स हैं, मैं इसको सेकंड्स में तो इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, तो वो कोई नंबर ऑफ सैम्पल्स हो गए। ठीक है, 2 सैम्पल का डिले, 4 सैम्पल का डिले एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करके लिखूँ तो एन नॉट के साथ अगर मैं ओमेगा मल्टीप्लाई कर दूँ तो दिस विल बिकम फेज डिले। अच्छा, अब आप नोट करो कि ओमेगा एन नॉट बेसिकली अब का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टाइम डिले। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टाइम डिले। तो अगर किसी फ्रीक्वेंसी मतलब एक जितना टाइम डिले होने के लिए ज़रूरी है, मतलब अगर अगर एन नॉट मैं हर किसी का बराबर चाहती हूँ, तो उसका मतलब है कि फेज़ डिले उसका कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जिसकी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा डिले मिले और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसको थोड़ा सा कम डिले मिले फेज़ के लिहाज से। तो उसकी वजह से होगा यूँ कि जब मैं टाइम में ये चीज़ कन्वर्ट होगी तो सबको टाइम डिले जो है वो बराबर मिलेगा। ठीक है, फेज़ डिले सबका डिफरेंट होगा, वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगा।
लेकिन उसकी वजह से जब टाइम डिले मिलेगा वो सारों का बराबर होगा, ठीक है। इस जुमले को थोड़ा सा रीप्रोसेस आप लोगों ने करना है, और अगर समझ नहीं आए तो उसको हम इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम जो यहाँ पे चीज़ करना चाह रहे हैं वो ये है कि हर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट का फेज़ डिले डिफरेंट होगा। हर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट का जो फेज़ डिले है वो डिपेंड करेगा उसकी उसकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर, और अगर ये डेफिनेशन हम फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से टाइम डिले हर किसी का सेम हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ कीप इन माइंड दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। और अच्छा, अब ये जो सिस्टम ये कर पाए उसका ज़ाहिर है कि फेज़ रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। आप नोट करो, फ्रीक्वेंसी कम है, फेज़ डिले कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, फेज़ डिले ज़्यादा है, इसके नतीजे में टाइम डिले सबका सेम है। अच्छा, तो ऐसा सिस्टम मतलब जिस सिस्टम का रिस्पॉन्स लीनियर होगा, फेज़ रिस्पॉन्स, वो ही ये कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें ऑन द फर्स्ट प्लेस इंटरेस्टेड हैं क्यों? हम ये क्यों चाहते हैं कि सारे इनपुट के कंपोनेंट्स सेम टाइम डिले एक्सपीरियंस करें? ये हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो ऐसे सिस्टम्स होते हैं ना, वो जो हमारे ऑडियो प्रोसेसिंग सिस्टम्स जो होते हैं उनके लिए हमें ज़रूरत होती है। जहाँ पे भी हमारी वॉइस सिग्नल प्रोसेसिंग हो रही होती है जिन सिस्टम्स में भी, या यूँ आप समझो कि जिन सिस्टम्स के एंड पे हमारे हम लोगों ने सुनना होता है कुछ, वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है कि हमारे वो सारे जो फ़िल्टर्स हैं ना वो लीनियर हों, ठीक है। तो आप यूँ कर अज़्यूम कर सकते हो कि हमारे हमारे म्यूज़िकल सिस्टम्स आ रहे हैं, या फिर हमारी ये जो हियरिंग एड्स वगैरह होते हैं, इनमें हम लीनियर फ़िल्टर्स चाहते हैं ताकि टाइम डिले सारे कंपोनेंट्स का सेम हो। आप ऑफ कोर्स आप नोट करोगे कि हमारी वॉइस में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं, तो अगर हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मुख्तलिफ टाइम डिले के साथ एंड तक पहुँचेगा तो आवाज़ कुछ की कुछ बन जाएगी। अच्छा, ये सारी तमहीद हम लोगों ने इसलिए बाँधी थी ताकि हम ये समझ सकें, एक तो लीनियर फेज़ फ़िल्टर्स होते क्या हैं, और नंबर 2 लीनियर फेज़ फ़िल्टर्स ज़रूरी क्यों होते हैं। अच्छा, अब और उससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि चूँकि सारे फ़िल्टर्स जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े वो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को हैंडल कर रहे थे, तो फेज़ रिस्पॉन्स को अगर हम लोगों ने करेक्ट करना है तो उसके लिए भी तो कोई फ़िल्टर होना चाहिए। उसके लिए जो फ़िल्टर होता है दैट इज़ एन ऑल पास फ़िल्टर। ऑल पास फ़िल्टर का मतलब ये है कि सारी फ्रीक्वेंसीज़ को पास करेगा विद मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू 1। तो हम जब भी हमारे पास सामने जब भी कोई ऑल पास फ़िल्टर आएगा तो उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स हमेशा 1 के बराबर होगा। इसको अगर हम प्लॉट करें तो वो कुछ हमें इस तरह का मिलेगा, ठीक है? माइनस पाई से लेकर पाई तक इट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है? या सम कांस्टेंट वैल्यू। इसका फेज़ रिस्पॉन्स एक्चुअली अ, ऐसा होगा कि जैसा हमें चाहिए, और जो कि थोड़ा-सा लीनियर बना दे। किसी लीनियर बनाने का मतलब ये है कि अगर हम किसी सिस्टम को देख रहे हैं जिसने फेस को नॉन लीनियर कर दिया है, तो फिर हम वी वुड लाइक टू पास दैट सिग्नल थ्रू एन ऑल पास फिल्टर ताकि वो फेजेस को फिर से ज़रा सेट कर दे। अच्छा, अब हम लोगों ने करना ये है कि ये जो सिस्टम है वो रियल वैल्यूड पोल्स, अगर इसमें सिर्फ रियल वैल्यूज पोल्स और जीरोस हो तो सिस्टम का रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का होता है। आपने करना ये है कि इसको चेक करने के लिए प्लीज़ डू वन थिंग कि राइट एच ओमेगा यहाँ पे बनेगा ई रेज़्ड टू पावर माइनस जे ओमेगा माइनस ए 1 माइनस ए ई रेज़्ड टू पावर माइनस जे ओमेगा। प्लीज़ स्प्लिट ई रेज़्ड टू पावर माइनस जे ओमेगा इन रियल एंड इमेजिनरी फॉर्म, यानी कि कॉस ओमेगा माइनस जे साइन ओमेगा लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर में भी ये चीज़ लिखो, और प्लीज़ आप प्लीज़ इसका ज़रा मैग्नीट्यूड लेके देखो कि क्या ये 1 के बराबर मिलता है कि नहीं मिलता। और अगर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स पोल ज़ीरोज़ हो तो ज़ाहिर है कि वो पोल्स भी फिर कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में होंगे, ज़ीरोज़ भी कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में होंगे, तो फिर हमारा जो सिस्टम है कुछ इस तरह का बनेगा। इन जनरल अगर हमारे पास रियल पोल ज़ीरोज़ भी हैं, कॉम्प्लेक्स पोल ज़ीरोज़ भी हैं, तो फिर हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ये जो एनआर है ये इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रियल पोल्स और ज़ीरोज़, एनसी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल्स एंड ज़ीरोज़। अच्छा, और ये इसकी थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल है कि लेट्स सपोज़ कि अगर हमारे पास एक पोल और एक ज़ीरो है विच इज़ रियल वैल्यूड, तो इस इक्वेशन से ऑफ कोर्स आपको पता लगेगा कि अगर जैसे मैं न्यूमरेटर की बात करूँ, सॉरी डिनोमिनेटर की बात करूँ, तो ये मेरे पास एक पोल है विच इज़ एट z इज़ इक्वल टू a, तो मेरा जो ज़ीरो है इट मस्ट बी एट 1 अपॉन a, ठीक है। ज़ीरो तो क्योंकि अगर हम लोगों ने सिस्टम को कॉजल रखना है और स्टेबल रखना है तो पोल की वैल्यू शुड बी लेसर देन 1,
तो मेरा अगर पोल ए इज़ इक्वल टू जी इज़ इक्वल टू ए के ऊपर है तो मेरा 0 मस्ट बी एट जी इज़ इक्वल टू वन अपॉन ए, ठीक है। अगर माइनस ए पे होगा तो फिर माइनस वन अपॉन ए के ऊपर 0 हो जाएगा। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स पोल 0 से तो पोल तो है हमेशा दे विल बी इनसाइड। तो अगर आप ये नोट करो तो कि इसका मैग्नीट्यूड जो है इट इज़ आर, ठीक है। तो 0 को बेसिकली उसी एंगल पे रखा जाता है, लेकिन अब इसका जो मैग्नीट्यूड है इट बिकम्स 1 अपॉन आर। और इसी तरह से ये जो दूसरा 0 है इसका एंगल माइनस ओमेगा नॉट है, तो इस एक हम जो 0 प्लेस करते हैं वो माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर ही करते हैं बट विद मैग्नीट्यूड 1 अपॉन आर। अच्छा, ओके। अब पोल्स और ज़ीरोज़ मतलब ये पोल्स हम लोगों ने पढ़े थे कि सॉरी, ऑल पास फिल्टर हम लोगों ने पढ़ा, और इसका जो ताल्लुक है ना वो थोड़ा-सा सिस्टम की इन्वर्टिबिलिटी के साथ है। इन्वर्टिबिलिटी को फिर हम मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे हम ला हाँ जी, वो लेक्चर भी हमारा कम आधे घंटे का हो चुका हुआ है, सॉरी 1 घंटे का हो चुका हुआ है, तो हम अब इन्वर्टिबिलिटी ऑफ लीनियर टाइम सिस्टम इंशाल्लाह अगली दफ़ा पढ़ेंगे। और फिर हम थोड़ा-सा ना ये जो ऑल पास फ़िल्टर है इसका कनेक्शन भी इन्वर्टिबिलिटी के साथ जोड़ेंगे। तो ओके, यहाँ से आगे इंशाल्लाह हम अगले क्लास में पढ़ते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।